मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में। सबसे पहले डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शानदार तरीके से मैं क्लियर कराने वाला हूँ। इस चैप्टर को इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे छूटेगा ही नहीं। आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके आएंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद से इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझिएगा डियर स्टूडेंट द्रव्य के बारे में कि द्रव्य आपका होता क्या है। तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव्य बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका कुर्सी हो गया, मेज हो गया, किताब हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो कुर्सी, मेज, किताब और कंप्यूटर आपका द्रव्य के उदाहरण हैं, क्योंकि द्रव्य का डिफिनीशन ही यही होता है कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हों तथा जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, उसे हम द्रव्य बोला जाता है। तो द्रव्य आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट भार तथा द्रव्यमान के बारे में। तो भार क्या होता है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं तथा इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे हम बोलते हैं भार। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि किस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो डियर स्टूडेंट, पृथ्वी जो है mg के रेट से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जब आप पैदल चलते हैं तो आपको थकान महसूस होता है। जब आप पैदल चलते हैं तो आपको थकान महसूस होता है। तो थकान महसूस इसलिए होता है क्योंकि आपके पैरों पर पृथ्वी द्वारा mg के रेट से बल लगाया जाता है। और डियर स्टूडेंट, जो आपका भार का मान होता है वह पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन द्रव्यमान का जो मान होता है वह पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर समान होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि जो आपका भार का मान होता है वह पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, और जो द्रव्यमान का मान होता है वह पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भी समान होता है। अब भार का मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न इसलिए होता है क्योंकि आपका होता है W बराबर mg। तो डियर स्टूडेंट, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर n न्यूटन हो, ध्यान में रखिएगा जो भार का यूनिट है वो आपका न्यूटन होता है, जिससे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर आपका n न्यूटन हो, तो यही उसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर जो होगा वो आपका n/6 न्यूटन होगा, क्योंकि जो पृथ्वी पर भार होता है उस भार का 1/6 आपका चंद्रमा पर भार होता है। तो ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी पर भार यदि किसी वस्तु का n है तो चंद्रमा पर आपका n/6 होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, यदि किसी आदमी का भार जो है पृथ्वी पर 60 kg है, तो यही चंद्रमा पर इस आदमी का भार 10 kg होगा, क्योंकि 1/6 आपका चंद्रमा पर भार होता है। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु में विद्यमान जो द्रव्य के संपूर्ण परिमाण होते हैं उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट, भार और द्रव्यमान में संबंध क्या होता है। तो भार और द्रव्यमान में आपका जो संबंध होता है वो आपका होता है W बराबर mg। जो W होता है वो आपका भार होता है, इसका मैंने आपको यूनिट भी बता दिया है, न्यूटन होता है। जो m होता है वो आपका द्रव्यमान होता है, इसका जो यूनिट होता है वो आपका kg होता है। और जो g होता है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका है डियर स्टूडेंट कि ऊर्जा क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा ऊर्जा क्या होता है।
किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ना तो भार होता है और ना ही आकार। ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव ज्ञानेंद्रिय द्वारा किया जा सकता है, जैसे आपका प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया आदि। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, यानी कि ऊर्जा का ना तो आपका भार होता है ना ही कोई आकार होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, या आपके अंदर जो कार्य करने की ताकत है, उसको आप किस आकार में देखेंगे तो नहीं बता सकते हैं ना। तो वही कि जो आपकी ऊर्जा होती है उसका ना तो भार होता है ना तो आकार होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का क्या भार है, तो प्रकाश के आप भार को नहीं बता सकते, ना तो इसको आकार के बता सकते हैं। उसी प्रकार से ऊष्मा आपका हो गया, तो ऊष्मा के भार अथवा आकार को नहीं बता सकते हैं। जब आपको ऊष्मा लगती है तो आप महसूस करते हैं कि गर्म महसूस करते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि ऊर्जा का ना तो भार होता है और ना तो आकार होता है, बस इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से कर सकते हैं, वही आपका ऊर्जा होता है। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध क्या होता है? तो द्रव्यमान और ऊर्जा में जो संबंध होता है वो आपका होता है E बराबर mc²। द्रव्यमान और ऊर्जा में जो संबंध है ये आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। जो E आपका है ये उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा है, यम आपका नष्ट हुआ द्रव्यमान है, और सी आपका प्रकाश का वेग है। सी आपका प्रकाश का वेग है। जो प्रकाश का वेग है इसका मान आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। नेक्स्ट आपका है द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती हैं? द्रव्य की मेनली आपकी 5 अवस्थाएं हैं। पहला आपका ठोस होता है, दूसरा आपका द्रव होता है, तीसरा आपका गैस होता है, चौथा आपका प्लाज्मा होता है, और पांचवा आपका बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है उसको हम बोलते हैं ठोस। यानी कि द्रव्य की एक ऐसी अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे हम बोलते हैं ठोस। जैसे डेस्टर एग्जाम्पल के रूप में हो गया, आपका कुर्सी हो गया, उसी प्रकार से आपका मार्कर हो गया, उसी प्रकार से आपका टेबल हो गया, उसी प्रकार से आपका बुक हो गया। यानी कि द्रव्य की एक ऐसी अवस्था जिसका आयतन भी निश्चित हो और आकार भी निश्चित हो उसे हम बोलते हैं ठोस। जैसे कंप्यूटर हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनका आयतन भी निश्चित है और आकार भी निश्चित है। तो किसी भी वस्तु का यदि आयतन भी निश्चित हो और आकार भी निश्चित हो उसे हम बोलते हैं ठोस। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, द्रव क्या होता है। तो द्रव्य की एक ऐसी अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है उसको हम बोलते हैं द्रव। यानी कि द्रव्य की एक ऐसी अवस्था जिसका तो आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है उसको हम बोलते हैं द्रव। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे आपका 1 लीटर पानी है, यानी कि 1 लीटर पानी यानी कि आयतन निश्चित है कि 1 लीटर है। आयतन आपका निश्चित है कि 1 लीटर है, लेकिन इसी 1 लीटर पानी को यदि आप जग में डालेंगे तो जग का रूप धारण कर लेगा, और इसी 1 लीटर पानी को यदि आप बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का रूप धारण कर लेगा, और इसी 1 लीटर पानी को किसी आप बॉटल में डालेंगे तो बॉटल का रूप धारण कर लेगा। यानी कहने का सेंस ये है कि द्रव्य आपका वह होता है द्रव जिसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 लीटर आपका पानी है, यानी कि आयतन निश्चित है पानी का 1 ही लीटर है, लेकिन इसका आकार बदल जा रहा है। यदि आप बाल्टी में डाल रहे हैं तो बाल्टी का आकार ले ले रहा है, यदि आप जग में डाल रहे हैं तो जग का आकार ले ले रहा है, यदि आप बॉटल में डाल रहे हैं तो बॉटल का आकार। यानी कि द्रव एक ऐसी है जिसका आयतन आपको निश्चित है पता, लेकिन आकार आपका अनिश्चित है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, गैस क्या होता है। तो गैस क्या होता है? जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है उसको हम बोलते हैं गैस। और जो द्रव की चौथी अवस्था है वो आपका है प्लाज्मा, और पांचवी जो अवस्था है वो आपका बीईसी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम आपके एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि
द्रव्य की पांचवी अवस्था क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो द्रव्य की जो पांचवी अवस्था है वो आपका बीईसी है, जिसका फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझिएगा कि द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गलन क्या होता है। तो गलन को इंग्लिश में बोला जाता है मेल्टिंग। तो गलन क्या होता है, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम गलनांक कहते हैं, तथा इस प्रक्रम को हम लोग गलन कहते हैं। यानी कि द्रव्य की एक ऐसी अवस्था जिसमें आपका ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से, यानी कि ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से यदि आपका द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं गलन। यानी कि द्रव्य की एक ऐसी अवस्था जिसमें एक निश्चित ताप पर कोई भी आपका ठोस पदार्थ वह द्रव में कन्वर्ट हो जाए उसे हम बोलते हैं गलन। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अशुद्धि की उपस्थिति में जो गलनांक होता है ना वो आपका कम हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएगा कि अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक होता है, बढ़ता है, घटता है, या वही रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक आपका कम हो जाता है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, हिमांक क्या होता है। हिमांक को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक होता क्या है, वह निश्चित चाप जिस पर कोई द्रव अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे हम बोलते हैं हिमांक। यानी कि गलन का जस्ट अपोजिट है आपका हिमांक। हिमांक में होता क्या है, हिमांक में आपका कोई भी द्रव, हिमांक में आपका कोई भी द्रव आपका ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया गलन में क्या होता है, कोई भी ठोस आपका द्रव में कन्वर्टित होता है। लेकिन हिमांक में आपका कोई भी द्रव आपका ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हिमांक। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अशुद्धि की उपस्थिति में जो हिमांक होता है ना वो घट जाता है। अशुद्धि की उपस्थिति में जो हिमांक होता है ना वो घट जाता है। और जल का जो हिमांक होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हिमांक भी आपको समझ में आ गया होगा। हिमांक में होता क्या है कि कोई भी द्रव पूर्ण रूप से यदि ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं हिमांक। जो जल का हिमांक होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक आपका घट जाता है। अब बात करते हैं क्वथन क्या होता है। तो क्वथन क्या होता है, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है अथवा गर्म करने पर जिस दाब पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उस द्रव को क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, अशुद्धि की उपस्थिति में जो आपका क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, और दाब कम होने पर क्वथनांक आपका कम हो जाता है। यह क्वेश्चन मैक्सिमम बार आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है कि घटता है। तो ध्यान में रखिएगा, दाब बढ़ने पर आपका क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने पर आपका क्वथनांक घट जाता है। तो क्वथन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, वाष्पन क्या होता है। वाष्पन को इंग्लिश में बोला जाता है इवापोरेशन। तो किसी भी ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। यानी कि किसी भी ताप पर यदि आपका द्रव पूर्ण रूप से वाष्प में कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं वाष्पन। यानी कि किसी भी ताप पर यदि आपका द्रव पूर्ण रूप से वाष्प में कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं वाष्पन। अब बात करते हैं ऊर्ध्वपादन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए डायरेक्ट वो गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। यानी कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो बिना द्रव अवस्था में आए
डायरेक्ट वह गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे आप कपूर को ले लीजिए, तो कपूर आपका ठोस के फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसको आप जलाते हैं, जब उसको आप गर्म करते हैं, तो बिना द्रव अवस्था में आए डायरेक्ट वह गैस अवस्था में चला जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी ठोस पदार्थ जो गर्म करते हैं तो बिना द्रव अवस्था में आए यदि वह गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर को ले लीजिए, नौसादर को ले लीजिए, आयोडीन के ले लीजिए। यहाँ पर बात करते हैं डियर स्टूडेंट नौसादर का, तो ध्यान में रखिएगा कि नौसादर का आपका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, तो नौसादर का रासायनिक सूत्र आपका होता है NH4Cl। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, नौसादर का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया द्रव्य के बारे में, भार तथा द्रव्यमान के बारे में, ऊर्जा के बारे में और द्रव्य की अवस्थाएं के बारे में। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल OD स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।